नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं बेसिक कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डे 1 में। यदि आप एक कंप्यूटर छात्र हैं या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स से प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट के बारे में जानेंगे, जिन्हें अच्छी तरह से समझने से आप कंप्यूटर बेसिक से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका इंसान लगभग हर क्षेत्र में अपना काम आसान करने के लिए उपयोग करता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तकनीकी रूप से कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं हैं स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैटिलिटी, स्टोरेज और डेलीगेंस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर का इतिहास देखें तो ये पता चलेगा कि मानव के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना शुरू से ही कठिन रहा है। तब हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसकी सहायता से हम आसानी से अपनी गणितीय गणना कर सके। एबाकस पहली गणना करने वाली मशीन थी जिसकी सहायता से हम बड़ी संख्या में और आंकड़े की गणना करते थे। यह लगभग 6000 साल पहले चीन में आविष्कार हुआ था। इसमें संख्याओं को गिनने के लिए मोतियों के साथ कई छड़ लगे होते हैं। एबाकस पर कैलकुलेशन इन मोतियों के छड़ से फिसलने के द्वारा करते हैं, परंतु एबाकस के द्वारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम नहीं किया जा सकता था। ये भी कंप्यूटर के विकास क्रम का एक भाग है। इस मशीन के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास का आगाज कर दिया था। इसके बाद एक स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने उपकरण बनाया जिसका नाम नेपियर बोन्स रखा गया है। इसका उपयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता था। यह उपकरण आयताकार छड़ का एक सेट से बना होता था जिसमें 11 छड़ होती है। छड़ को बोन्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हाथी दांत से बने थे। अब बात करते हैं मैकेनिकल एरा की। तो एबाकस तथा नेपियर बोन्स के निर्माण के बाद पास्कलाइन का आविष्कार हुआ। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया जो एक यांत्रिक मशीन था। इसमें 8 चलने वाले पहिए के साथ एक ही आयताकार बॉक्स शामिल था। फिर सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कलाइन से प्रेरणा लेकर पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन के रूप में जाने जाने वाला पहला सामान्य कंप्यूटर का आविष्कार किया तथा इसके आधार पे ही आज के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन के बाद मार्क 1 कंप्यूटर का इन्वेंट हुआ था जिसको हार्वर्ड एच एकाइन ने बनाया था। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एरा की। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था इनिक का, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसे 1946 में बनाया गया था। उसके बाद बात आता है इट्सैक का, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे 1949 में बनाया गया था। फिर आता है यूनिक, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर जिसे IBM ने बनाया था 1951 में। उसके बाद एडवैक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे 1952 में बनाया गया था। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक था। इस पीढ़ी में सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब नामक तकनीक का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की, जो कि 1955 से लेकर 1964 तक था। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर के खोज के साथ ही कंप्यूटर युग में एक क्रांति आ गई। अब कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिसमें कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया तथा काम करने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की, जो कि 1964 से 1975 तक चला। इसमें आईसी का उपयोग होता था। आईसी के विकास के साथ ही आधुनिक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया था। आईसी बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर का संग्रहित रूप होता है, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर, कैपेसिटर को एकीकृत करके एक सूक्ष्म डिवाइस का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की, जो कि 1975 से लेकर 1991 तक था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के साथ ही कंप्यूटर युग में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ। अब आईसी के स्थान पे माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिया। एक छोटी सी चिप होती है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर सूक्ष्म रूप से समाहित होते हैं। आज दुनिया में दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, इंटेल और AMD। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जो कि 1991 से अब तक चला आ रहा है और फ्यूचर में भी इसका विकास होगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही विकसित और कृत्रिम बुद्धि वाले टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स में खुद की क्षमता विकसित की जा रही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। डिजिटल को फिर 2 भागों में बांटा गया है, पर्पस वाइज, साइज और परफॉर्मेंस वाइज। पर्पस वाइज को फिर 2 भागों में बांटा गया है, स्पेसिफिक पर्पस, जनरल पर्पस। वहीं साइज वाइज, परफॉर्मेंस वाइज को 5 भागों में बांटा गया, एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो को फिर 3 भागों में बांटा गया है, प्रोग्रामेबल, लैपटॉप, वर्क स्टेशन। अगर हम बात करें तो एनालॉग का एग्जाम्पल हो गया हमारा स्पीडोमीटर और गैसोलीन पंप। वहीं अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो जो हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, ऑफिस पे, होम में। वहीं हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो जिसका यूज़ हम लोग हॉस्पिटल और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। अगर पर्पस वाइज की बात करें तो स्पेसिफिक पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मिलिट्री एप्लीकेशन में। वहीं जनरल पर्पस में हम लोग बैंक वगैरह में यूज़ करते हैं। वहीं एम्बेडेड कंप्यूटर की बात करें तो एम्बेडेड कंप्यूटर के एग्जांपल्स में हम देखते हैं टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, बाइक एक्सेट्रा। वहीं सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में हमारा आ जाएगा वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनालिसिस। और भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसका नाम है परम। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो अक्सर हमसे एग्जाम्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लें। तो जैसे कि फादर ऑफ द कंप्यूटर, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं और साथ में उसके आंसर्स भी हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कंप्यूटर IPO साइकिल के ऊपर काम करता है, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट के ऊपर काम करता है। चलिए इसको हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में CPU रहता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं। इसको जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम लोग
एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहला काम है आप उस स्कूल का फॉर्म लेकर आएंगे, फिर उसको फिलअप करेंगे, फिर उसको स्कूल में ले जाएंगे, जमा करेंगे, फिर अगर सीट रहेगा तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, हाँ आपका एडमिशन हो गया, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सेम अगर इसको हम लोग इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं, इनपुट हो गया आप जो कि एडमिशन लेना है, सीपीयू यहाँ पे हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि प्रोसेस होगा मतलब स्कूल, और आउटपुट मतलब एडमिशन लेने के बाद आप जो वापस आएंगे स्कूल से। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि इनपुट मतलब आपने फॉर्म लिया जो इनपुट हुआ, सीपीयू आपने स्कूल में दिया मतलब सीपीयू के अंदर वो फॉर्म गया, मतलब यहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग हुआ, आपका फॉर्म को एनालाइज हुआ कि आप एडमिशन लेने लायक हैं कि नहीं, आपका मार्क्स का एनालिसिस हुआ, आप कितने मार्क्स पाएंगे, आपका नाम एड्रेस सारी चीज़ें एनालाइज हुई, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, मतलब आउटपुट एक निकला कि आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सेम इसी वे में कंप्यूटर भी वर्क करता है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर पार्ट की बात करें तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट में आता है हमारा सीपीयू, एक्सटर्नल पार्ट में आता है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यहाँ ये क्या होता है? ये एक प्रोग्राम और कोड के ऊपर काम करता है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब हम लोग किसी काम को करेंगे एक सीरीज ऑफ एक्शंस में, उसको हम लोग सेट प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमको पहले से डिसाइडेड होता है कि सबसे पहले फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा, थर्ड, लेकिन इन सारे क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? प्रे करना पड़ता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए रहते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको करना पड़ता है, एक कोड, और सारी चीज़ें एक कोड में लिखी रहती है जिसको प्रोग्रामर बनाता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोड है, ये किस में लिखा जाता है? एक सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है। उस सारे असेंबल करके उसका एक नाम दिया गया है सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर तीन टाइप्स का होता है, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते, और वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिपेयर करता है, अच्छा रखता है, जैसे कि एंटीवायरस। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया हमारा विंडोज़, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नोटपैड, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें। सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांटा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस यूज टू फॉर ट्रांसफरिंग अ डेटा टू द कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करता है, फिर जाके वहां से हमको उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट डिवाइस को देखते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये जस्ट लाइक अ टाइपराइटर, ये एक टाइपराइटर की तरह है। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं, कीज होते हैं। यहाँ पे मेनली कीबोर्ड में 5 टाइप्स के कीज होते हैं, जिनको हम लोग अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन की और स्पेशल कीज बोलते हैं। कुछ यहाँ पे स्पेशल कीज होते हैं जिनका एक यूनिक फंक्शंस होता है, जैसे कि टैब, कंट्रोल, साइन की, स्पेस बार, शिफ्ट, बैक स्पेस, अल्ट की, एंटर की। जनरली कीबोर्ड में 104 से 108 कीज होते हैं। अब हम लोग दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो होता है माउस। माउस में 3 बटन्स होते हैं, इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। जनरली माउस में जो लेफ्ट बटन होता है वो यूज
वो क्या सेलेक्ट करने के लिए होता है। वहीं दूसरा जो बीच में व्हील होता है उसका उपयोग पेज को अप एंड डाउन करने में होता है। वहीं थर्ड राइट माउस को शॉर्टकट मेन्यू को इन्वोक करने में होता है। अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ हम लोग गेमिंग में करते हैं या फिर हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इसका उपयोग करते हैं। वहीं हम बात करेंगे अगले इनपुट डिवाइस की, तो लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग होता है हम लोग मॉनिटर पे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये सिमिलर पेन की तरह होता है, जैसे हम लोग पेन से कुछ चीज़ें लिखते हैं उसी तरह इसका भी यूज़ हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करने के लिए करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, तो माइक्रोफोन। ये इसका काम क्या है, इसका हमारा जो साउंड है उसको ये स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में। अब हम लोग बात करेंगे MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसको आप लोगों ने बैंक में देखा है। इसका उपयोग बैंक में होता है चेकबुक को रीड करने में। चेकबुक पे कुछ स्पेशल इंक का यूज होता है जिसको हम लोग नहीं रीड कर सकते, ये मशीन ही उसको रीड कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ये एक तरह का फोटोकॉपी मशीन है। यहाँ पे इन चीज़ों को स्टोर करके रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका काम होता है रीड करता है हमारे जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है, जो हमारा जेरोक्स कॉपी है उसको रीड करता है। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की, BCR। BCR का मतलब होता है बारकोड रीडर। इसका उपयोग हम लोगों ने मॉल्स में देखा है, बड़ी बड़ी दुकानों में देखा है। इसका उपयोग होता है हमारे जो प्राइस टैग होता है, जो हम सामान खरीदते हैं उसमें कुछ प्राइस टैग के साथ में कुछ लाइन जैसे आड़े तिरछे लाइन बने हुए रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये बारकोड रीडर उस चीज़ों को पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ये उपयोग उन जगहों पे होता है, हिडन इंफॉर्मेशन रहता है जिसको ये रीड करता है। इसको हम लोग बारकोड रीडर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की, तो वो है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जैसा कि आप लोगों ने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है कि OMR सीट मिलता है। OMR सीट में क्या होता है कि हम लोग 4 ऑप्शंस रहता है MCQ के एग्जाम्स में, उसमें सर्कल करना रहता है। तो OMR मशीन क्या करता है, उन OMR सीट को चेक करता है और रिजल्ट देता है। अगर ये OMR मशीन नहीं रहती तो उसको चेक करने में बहुत टीचर्स लगते और बहुत समय लगता है, रिजल्ट आने में काफ़ी वक्त लगा। लेकिन ये OMR सीट की वजह से इन सारे काम को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में करके एक्यूरेट रिजल्ट दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर को हेल्प करता है यूजर को डेटा शो करने में। दैट मीन्स कि ये ट्रांसफर करता है डेटा को आउट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मॉनिटर। तो मॉनिटर बेसिकली 3 भाग में बांटा गया मॉनिटर को, CRT, LED, LCD। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, वहीं LED का मतलब होता है लाइट इमिटेड डायोड, और LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सारे फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इसे कहीं पे नोट कर सकते हैं। तो हम लोग CRT मॉनिटर को देखते हैं तो किस तरह से एक टीवी जैसा स्ट्रक्चर होता है, पीछे में बड़ा सा कैबिनेट होता है। तो ये जो है इसको हम लोग CRT मॉनिटर बोलते हैं। अभी के समय फ्लैट टीवी हो गए तो उसको हम लोग LED और LCD बोलते हैं। इसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं मॉनिटर्स को। ये मेन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। अब हम लोग बात करते हैं
अगले आउटपुट डिवाइस की तो प्रिंटर्स दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का मतलब जिसका इंप्रेशन पेज के ऊपर पड़ता है, वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जिसका इंप्रेशन पेज पे नहीं पड़ता, दैट मीन्स ये नॉइज नहीं करता, ये बहुत ज्यादा नॉइज करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा गया, लाइन प्रिंटर्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स का काम है मतलब लाइन के साथ प्रिंट करना, कैरेक्टर प्रिंटर्स का काम होता है कैरेक्टर वाइज प्रिंट करना। लाइन प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा गया, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। वहीं कैरेक्टर प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा गया, लेजर प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए इन सारे प्रिंटर्स को इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके डिजाइन्स को और उसके काम को। जैसे कि ये पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें जो प्रिंट होते थे वो डॉटेड लाइन, जैसे उसमें डॉट डॉट रहता था उसके थ्रू वो प्रिंट होते थे। उसी तरह डेसिबल प्रिंटर, इसमें व्हील का यूज होता था। वहीं लाइन प्रिंटर्स में एक एक लाइन प्रिंट होता था। अब जब मॉडर्न वे में आ गया लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर में लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहीं इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज होता है। तो अभी मॉडर्न समय में इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स ही काफी यूज में आ रहे हैं। और इन सभी प्रिंटर का एक ही काम है, प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन को पेपर पे। अब हम लोग बात करेंगे सीपीयू की। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिससे कंप्यूटर का सीपीयू बनता है। अगर सीपीयू के फीचर्स की बात करें तो इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ये सारे डेटा का प्रोसेसिंग करता है, जो डेटा आता है ये उन सभी डेटाओं को प्रोसेस करता है, साथ में ये स्टोर करता है और इमीडिएट रिजल्ट भी देता है। जैसा कि हम लोग सीपीयू को समझते हैं कि जो बड़ा सा कैबिनेट है उसको बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल वो सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है, जैसा आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी की। तो इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, हमारा जैसा दिमाग होता है उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेमोरी को मेनली दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को फिर दो भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम नॉन वॉलेटाइल होता है, रैम वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब इसमें जो चीजें स्टोर होती है वो ज्यादा समय तक स्टे नहीं करती, वहीं रोम में वो ज्यादा वक्त तक स्टे करती है। रैम को दो भागों में बांटा गया है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। वहीं रोम को तीन भागों में बांटा गया है, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। प्रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। तो कभी कभी एग्जाम्स में इन सभी चीजों का शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये हुआ। वहीं सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो HDD का मतलब हो गया हार्ड डिस्क, SDD का मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क। वहीं कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD, फ्लॉपी डिस्क मतलब FD, मैग्नेटिक टेप आप लोग जानते होंगे। मैग्नेटिक टेप पहले के समय में मूवी वगैरह इसी टेप के ऊपर होते थे। पहले के समय में हम लोग जो कैसेट सुनते थे, ऑडियो कैसेट, वो भी टेप के ऊपर होते थे। तो ये सारी चीजें मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। जिस तरह हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो एक यूनिट, उसका मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे कि हम लोग आलू खरीदते, चावल खरीदते तो केजी, ग्राम, मिल्क, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं केबी, जीबी, एमबी, ये सारी चीजें। चलिए हम लोग इसको एक चार्ट के जरिए देखते हैं। जैसे कि सबसे छोटा यूनिट होता है बीट। बीट का मतलब होता है 0 और 1। 0 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट को ही समझता है और उसी को फॉलो करता है। यहाँ पे बात करेंगे तो 4 बिट्स को बोलेंगे निबल, 8 बिट्स को बोलेंगे बाइट। वहीं 1024 बाइट को बोलते हैं किलोबाइट मतलब केबी, 1024 किलोबाइट को बोलते हैं मेगाबाइट मतलब एमबी।
1024 मेगाबाइट को बोलते हैं गीगाबाइट मतलब जीबी। 1024 गीगाबाइट को बोलते हैं टेराबाइट मतलब टीबी। 1024 टेराबाइट को बोलते हैं पीटाबाइट मतलब पीबी। 1024 पेटाबाइट को बोलते हैं हेक्साबाइट मतलब एचबी। 1024 हेक्साबाइट को बोलते हैं जीटाबाइट मतलब जेटबी। ये और भी इसके बाद भी और भी हैं, अभी फिलहाल हम लोग इतना ही याद रखेंगे। बेसिकली इतने से ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेमोरी यूनिट है मेजरमेंट करने का। ये सारी चीजें बेसिकली ये क्या है, ये एक कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने का यूनिट है, जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर में जब भी कोई भी फाइल या कोई भी डेटा लोड करते हैं या फिर वहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो ये यूनिट के जरिए हम लोग उसके मेजरमेंट का पता कर सकते हैं कि वो कितना एमबी का है, दैट मीन्स वो कितना स्पेस लेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टेबल के जरिए जान सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और इसे देखने से निश्चित रूप से आपके कंप्यूटर ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।